नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, अभी हाल ही में कंडक्ट हुए टीसीएस कंपनी द्वारा 2023 में एग्ज़ाम्स में एक नए पैटर्न पर आधारित है, एक नए टॉपिक से सवाल है वो देखे गए हैं। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं वो नया टॉपिक है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और कर्नाटक संगीत। ये टॉपिक है, ज़्यादातर आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे डायरेक्टली, और इसी पर आधारित है। ऑथेंटिक सोर्स से एक्स्ट्रा फैक्ट सहित जो सवाल पूछे गए हैं उसके एक्स्ट्रा फैक्ट सहित ये पूरा टॉपिक कवर करने वाले हैं। ये सभी सवाल टीसीएस द्वारा 2023 में आयोजित एग्जाम से पूछे गए 30 सवाल, कहने को 30 सवाल हैं, लेकिन जो टीसीएस ने अब की बार जो सवाल पूछे हैं इस टॉपिक पर आधारित है, वो आपके कथन वाले पूछे हैं। 4 स्टेटमेंट देंगे, कौन सा सही है कौन सा गलत है, और उसमें भी यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट और इंक्लूड किए हैं। तो एक सवाल से आपके 4 से 5 सवाल यहाँ पर कवर हो जाते हैं, और इसी टाइप से सवाल आपने सीजीएल एग्जाम्स में भी देखे होंगे। कथन आधारित सवाल ज़्यादा पूछे गए हैं, जो थोड़ा आपका टाइम टेकिंग सवाल रहते हैं और आपके कंसेप्ट पर आधारित रहते हैं। पूरा टॉपिक आपके जब क्लियर होगा तभी आप इस टाइप से सवाल आंसर कर पाते हो। तो ये नया टॉपिक है, एंड तक बने रहेगा। आने वाले किसी भी एग्जाम से बात कर रहा हूँ, एसएससी एग्जाम्स जो टीसीएस कंपनी कंडक्ट करा रही है, इस टाइप से सवाल देखने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और ये सब पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, एक बार वीडियो देख लेना, एक बार पीडीएफ से आप दोबारा रिवाइज करेंगे तो ये कभी भी आप भूलेंगे नहीं। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये जो मैं यहाँ पर 30 बार आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो फरवरी और मार्च 2023 में आयोजित सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एग्जाम जो टीसीएस कंपनी द्वारा कंडक्ट हुए हैं, प्रत्येक शिफ्ट में म्यूजिक में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और कर्नाटक संगीत से 1 और 2 सवाल पूछे गए हैं। और ये टॉपिक थोड़ा हटकर लगा तो आपके सामने ये सवाल प्रस्तुत कर रहा हूँ। बने रहेगा वीडियो के एंड तक, एफर्ट के लिए लाइक कर देना। सवाल नंबर 1 से शुरुआत करें। निम्नलिखित में से कौन सी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की विधा नहीं है? तो इस टाइप से आपको सवाल सभी देखने को मिलेंगे। शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत में पंडित विष्णु नारायण भातकांडे की स्वरदेती प्रणाली में कथन सही है, कौन सा नहीं है? तो शुरुआत कर उससे पहले ईद के अवसर पर आपके लिए बेहतरीन डील टेक्स्ट बुक की तरफ से जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, 21 और 22 अप्रैल जिसमें आज लास्ट डेट है इस डील को ग्रैब करने के लिए टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो मिनिमम प्राइस 251 रुपये में 1 वर्ष का टेक्स्ट बुक पास आप ले सकते हो। टेक्स्ट बुक पास में क्या खास होता है, तो यहाँ पर सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग कर रहे हो, डिफेंस की, पुलिस की, जितने भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स होता है, कहने का मतलब 640 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट है। एक पास लो, जो चाहे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट लो। एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट रहते हैं जो एग्जाम इंटरफेस डैशबोर्ड पर आधारित रहते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज के ऑफर का लाभ उठाएगा टीटीजी के कूपन कोड के साथ में। तो पहला सवाल है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की विधा नहीं है? तो हिंदुस्तानी संगीत में गायन की 10 मुख्य शैलियाँ हैं, जिसमें ध्रुपद है, होरी है, ख्याल है, टप्पा, चतुरंग, राग सागर, तराना, सरगम, ठुमरी, धमार। इसी वीडियो में यानी इसी एचएससीएम एग्जाम में ध्रुपद से आगे सवाल आएगा, ख्याल से अलग से सवाल आपको देखने को मिलेगा, तराना से देखने को मिलेगा, ठुमरी से देखने को मिलेगा। इन शैलियों से अलग से सवाल आगे पूछे जाएंगे कथन आधारित। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की कौन सी विधा, कौन सी शैली नहीं है? तो इसमें आप देख पा रहे हो गमका। ये गमका हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की नहीं है, ये कर्नाटक की है। बाकी ख्याल है, ठुमरी है, ध्रुपद है, होरी है, टप्पा है, चतुरंग है, राग सागर है, तराना, सरगम, धमार, ये सभी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैलियाँ हैं। कर्नाटक संगीत की बात करें, जैसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत ज़्यादातर पूरे उत्तरी भारत में, कर्नाटक संगीत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में पूछा जाता है किस क्षेत्र से संबंध रखता है कर्नाटक संगीत। तो कर्नाटक से तो हो गई है, कर्नाटक और केरला में है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी है। एक सवाल एसएससी एग्जाम में पूछा हुआ है जहाँ से मेरे को याद आया तो मैंने यहाँ पर फैक्ट इंक्लूड कर दिया। कर्नाटक संगीत शैली की त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है और कर्नाटक शैली का पिता किसे कहा जाता है? ये दोनों ही सवाल एसएससी एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे हुए टीसीएस के द्वारा। तो कर्नाटक संगीत शैली की त्रिमूर्ति, मूर्ति की बात आई है तो आपको त्याग करना पड़ेगा तभी मूर्ति बन पाएगी। आपको दीक्षा लेनी पड़ेगी, आपको कृष्ण जी की, श्याम की भक्ति करनी पड़ेगी, तभी आपकी मूर्ति बन जा पाएगी। तो कर्नाटक संगीत शैली की त्रिमूर्ति त्यागराज, अपने दीक्षितार, मुथुस्वामी दीक्षितार, श्यामा शास्त्री याद हो जाएंगे। और पुरंदरदास है कर्नाटक शैली का पिता है, वो पुरंदरदास, याद रखिएगा। अब कर्नाटक संगीत की शैलियाँ कौन सी है? कर्नाटक संगीत की शैली जैसे आपने हिंदुस्तानी
संगीत का क्लासिकल शास्त्रीय संगीत की शैलियाँ देखी, ध्रुपद, ख्याल, टप्पा वगैरह। तो कर्नाटक की कौन सी है? गीतम कर्नाटक की है, सुलादी कर्नाटक की है, सव राजाति ये भी कर्नाटक की है, जातिस्वरम, कीर्तनम, कृति, पदतनम ये कर्नाटक संगीत की शैलियाँ हैं। गीतम, सुलादी, शवराजाति, जातिस्वरम, कीर्तनम। ध्यान रखिएगा। कर्नाटक गायन शैली की प्रमुख रूप में आपको वर्णम देखने को मिलेगा, ज्वाली और तिल्लाना ये प्रमुख रूप है। कर्नाटक की बात कर रहा हूँ, वर्णम, जावली और तिल्लाना। इसमें वर्णम है ये फिर 3 भाग में वर्णम को बांटा गया है, जो पल्लवी है, अनुपल्लवी है और मुक्तिश्वर होते हैं, जो वर्णम के 3 भाग हैं। वर्णम हिंदुस्तानी शैली की ठुमरी के समान है, जिस प्रकार ठुमरी है ना उसी प्रकार वर्णम है। तो जावाली, वर्णम, तिलाना ये भी शैलियाँ आपको याद रखनी है, कर्नाटक गायन से संबंधित हैं, जिसमें वर्णम के 3 भाग आपने पल्लवी, अनुपल्लवी देखा, ये वर्णम के हैं। और जावली ये प्रेम प्रधान गीतों की शैली है, भरतनाट्यम के साथ इसका संबंध है। जावली प्रेम प्रधान है। तिलाना है ये भक्ति प्रधान गीतों की, क्योंकि इससे कथन आधारित सवाल पूछे जाते हैं। तिलाना है तो आप कहेंगे भक्ति। जावली है तो जावली का उल्टा क्या है, ऐसे लव प्रकार से हो रहा तो प्रेम प्रदान है जावली, और तिलाना ये आपकी भक्ति प्रदान हो जाएगा। वर्णम है ये ठुमरी के समान है, जिसमें पल्लवी, अनुपल्लवी, मुक्तेश्वर है। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल आपके सामने है, शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे की स्वर लिपि प्रणाली के संबंध में कौन से कथन सही है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे की स्वर लिपि आती है, इससे संबंधित आपको पूछा है कौन से कथन सही है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट देखिएगा, कोमल स्वर, तीव्र स्वर, मंद्र सप्तक, तार सप्तक इनसे संबंधित स्टेटमेंट है। कोमल स्वरों को स्वर के नीचे क्षैतिज रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। कोमल स्वर होंगे ना स्वर के नीचे, स्वर कौन से? सा रे ग म ये स्वर हो जाएंगे, तो इसके नीचे क्षैतिज रेखा है वो कोमल है। इस प्रकार क्षैतिज रेखा नीचे दर्शाएंगे तो कोमल स्वर हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा है कौन से कथन सही है, तो एक वाला सही है। तीव्र स्वर है, इसको मध्यम के ऊपर लंब रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। बिल्कुल तीव्र स्वर को लंब रेखा द्वारा दर्शाएंगे। और बाकी यहाँ पर मंद्र सप्तक को स्वरों के ऊपर बिंदु द्वारा, ऊपर नहीं नीचे है, मंद्र है तो नीचे है, तार सप्तक है तो वो ऊपर है। ठीक है, तो इसको दोबारा मैं आपको रिवाइज कराऊँ तो मंद्र सप्तक होते हैं ना, इनको नीचे बिंदु के द्वारा, मंद्र सप्तक को नीचे बिंदु या डॉट द्वारा, जो मंद्र सा रे गम है तो इसके नीचे सा रे से नीचे बिंदु लगेगा, वो मंद्र है ना, धीमे है। मध्य सप्तक है, बीच में कोई भी आपका चिन्ह नहीं आएगा, तो ये सप्तक है। मंद्र, मध्य, तार, अतिमंद्र ये अति तार सप्तक होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया मंद्र में नीचे एक बिंदु में लग जाएगा। तार सप्तक के स्वर के ऊपर, जैसे स्वर सा है तो इसके ऊपर बिंदु लग जाएगा तो वो तार सप्तक है। अतिमंद्र सप्तक, मंद्र नीचे है तो अतिमंद्र में क्या करेंगे, ये 2 डॉट लगा देंगे, अतिमंद्र हो जाएगा, 2 डॉट लगा देंगे। तार सप्तक के ऊपर यदि 2 बिंदु लग जाए तो वो अति तार हो जाएगा, तार में 1 और अति तार में 2 बिंदु हो जाएंगे, 2 डॉट हो जाएंगे। तो यहाँ पर स्वर की बात हो रही है, सप्तक की बात हो रही है। 7 स्वर को आप सप्तक बोलते हो, और कोमल स्वर को स्वर के नीचे क्षैतिज रेखा द्वारा, और तीव्र स्वर को इसके मध्यम के ऊपर लंब रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। तो 2 स्टेटमेंट वो करेक्ट थी। अब स्वर में भी शुद्ध स्वर होते हैं और विकृत स्वर होते हैं। शुद्ध स्वर जिसके लिए कोई भी चिन्ह नहीं होगा, जैसे सारे ग म प ध नि, ये एकदम शुद्ध स्वर है। और इन शुद्ध में भी एक अचल शुद्ध स्वर होता है, शुद्ध में भी अचल शुद्ध, जो बिल्कुल अपने स्थान पर रहेंगे, अचल। तो सा और प, जो सा और प है ये एकदम सांप की तरह खड़े, एकदम अचल रहेंगे। तो सांप अचल स्वर आएंगे, ठीक है, क्योंकि वे अपनी जगह पर कायम रहते हैं। बाकी यहाँ पर बात करूँ विकृत स्वर की, तो विकृत स्वर में भी 2 प्रकार के होते हैं, कोमल विकृत और तीव्र विकृत। कोमल स्वर में आपकी रेग ध्वनि होगा, क्या होगा, रेग ध्वनि, ये कोमल स्वर है। और तीव्र स्वर में आपकी म हो जाएगा, म तीव्र स्वर है, ठीक है। तो म तीव्र है, कोमल रेग ध्वनि है। और अचल आपने साप देखा, सारे गम पदनी, ये आपका सप्तक हुआ। बाकी यहाँ पर देख सकते हो टोटल 12 स्वर होते हैं। 12 स्वर कौन से, असल व शुद्ध स्वर हो जाएगा, साप, असल या शुद्ध स्वर, यहाँ पर सा भी होता, तो 2 ये हो गए। फिर शुद्ध स्वर में रेग ध्वनि 5 शुद्ध हो जाएंगे, यहाँ पर रे होगा, ठीक है। सा प आ गए, बाकी बचे हुए 5 हैं वो हो जाएंगे बिल्कुल अन्य शुद्ध, अचल शुद्ध और बाकी शुद्ध, ये तो ये 5 और 2 7। और विकृत स्वर में भी ये आ जाएंगे, आपकी 5 विकृत हैं, तो 5 ये यानी 12 टोटल आपके
स्वर हो जाएंगे विष्णु दिगंबर स्वर लिपि पद्धति में। तो भारतीय संगीत वैसे तो कुल 7 स्वर है, सारे गम पद नहीं। पूछा जाता है इन 7 स्वरों का नाम क्या क्या है, तो इन सातों स्वरों के नाम क्रम से आप देखेंगे। सा जो सारे गम करते हैं, सा का मतलब है षड्ज, तो षड्ज है। सा का मतलब ऋषभ यानी रे, और ग यानी गांधार है, म यानी मध्यम है, प यानी पंचम है, ध का मतलब धेवत है, ठीक है, नि यानी निषाद है। तो ये षड से निषाद तक, षड से लेकर निषाद तक 7 स्वरों के समूह को आप सप्तक बोलते हो। प्रत्येक स्वर, जो प्रत्येक यहाँ पर स्वर आप देख पा रहे हो, दो दो तीन तीन भागों में बंटा रहता है। तो स्वर जिससे मिलकर बना होता है वो एक तरीके से श्रुति है, यानी श्रुति सबसे सूक्ष्म भाग होगा स्वर का। तो दो दो या तीन तीन भागों में बंटा होगा स्वर, और इन्हीं भाग को आप श्रुति बोलते हो। श्रुति से आगे और फैक्ट आएगा, बताऊंगा। भारतीय शास्त्रीय संगीत के 9 रसों में से कौन सा रस घृणा को दर्शाता है? तो भारतीय शास्त्रीय संगीत के 9 रस वीर रस, श्रृंगार रस, करुणा रस, हास्य रस, भयानक रस पूछ ले कौन सा नहीं है, रौद्र रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस, ये 9 रस है ना। इनमें से घृणा को दर्शाएगा, काफ़ी से नाम से स्पष्ट है। घृणा वाला यहाँ पर विभत्स है, बाकी आप नाम से ही इसका अर्थ निकाल सकते हो। तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में श्रृंगार, रौद्र, वीर, विभत्स इन 4 रसों को प्रधान माना है। भरत मुनि ने प्रधान, बाकी टोटल 9 रस है। भरत मुनि ने श्रृंगार को माना है, रौद्र को माना है, वीर को माना है, विभत्स का मतलब होगा जो घृणा को दर्शाता है। अगला सवाल है, कर्नाटक संगीत में रागों को विभिन्न विधाओं में वर्गीकृत किया गया है। इन विधाओं को मेलकर्ता कहा जाता है, तो संख्या में कितनी है? जिस प्रकार हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत में राग होती है, इसी प्रकार कर्नाटक संगीत में राग को कहा जाता है मेल, ठीक है, मेलकर्ता कहा जाता है। तो मेलकर्ता की संख्या कितनी होती है, ये आपको पूछा है। तो कर्नाटक संगीत में मेलकर्ता की संख्या होती है 72। कितनी होती है मेलकर्ता? आपको ध्यान में रखना है 72। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट से आधारित सवाल है। मेलकर्ता जनक राग के रूप में जाना जाता है, यानी राग को जन्म देने वाली वो मेलकर्ता है, और जिससे अन्य राग उत्पन्न होती हैं वो मेल करता है, जिससे रागें बनती हैं वो आपकी मेल करता है। तो कर्नाटक संगीत में जिनसे रागें बनती हैं उसे मेल करता कहेंगे। जो नंबर्स में कितनी है, संख्या में टोटल 72 है। वैसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की बात करें, हिंदुस्तानी संगीत में थाट होती है ना, जिससे रागें उत्पन्न होती है थाट से, तो आप कह सकते हो थाट और मेलकर्ता एक ही बात है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में आप थाट कह देंगे। थाट से आगे एक और फैक्ट पर सवाल आएगा, हिंदुस्तानी संगीत में टोटल कितनी थाट है? तो टोटल 10 थाट है। थाट 10 है दोस्तों, और थाट को ठाट भी बोला जाता है, ठीक है, ठाट भी कह सकते हो आप, ठाट या फिर थाट, ये नंबर्स में टोटल 10 है। और मेलकर्ता नंबर में 72 है, ठीक है, मेलकर्ता 72, ठाट 10 है, ठाट आपकी 10, मेलकर्ता 72 जो कर्नाटक संगीत में है, ठाट आपकी हिंदुस्तानी संगीत में है। तो मैंने 12 स्वर बताए आपको, तो 12 स्वरों के मेल से ही कई राग बनाए गए हैं, तो स्वर मिलकर राग बनाएंगे। तो रागों को जो जन्म देगी उसे आप मेलकर्ता बोलेंगे, जो एक तरीके से स्वरों से ही उनका जन्म हो रहा है। कवि लोचन ने राग तरंगिणी ग्रंथ में 16,000 रागों का उल्लेख किया। पूछ लें, राज तरंगिणी ग्रंथ में लोचन ने कितने रागों का उल्लेख किया? 16,000 राग है, हालांकि इतनी है नहीं, इतने सारे रागों में से चलन में केवल 16 राग ही है, 16,000 नहीं। पहचाने कि हिंदुस्तानी संगीत में ठाट के बारे में दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है? ठाट का आगे सवाल भी आ गया। तो ठाट मैंने बताया जिससे एक तरीके से राग की उत्पत्ति होती है, जिस प्रकार मेलकर्ता आपने 72 देखे कर्नाटक संगीत में। तो 12 स्वर है, 12 स्वर ऊपर आपने देख लिए, शुद्ध स्वर हैं, और विकट स्वर में भी आपने देखे। तो शुद्ध और विकृत स्वर मिलकर 12 स्वर बनते हैं। 12 स्वरों में चुने गए 7 स्वरों का एक सेट एक थाट बनाता है। इन 12 स्वर में से कोई भी 7 स्वर जो आप सिलेक्ट कर देंगे तो 7 स्वर मिलकर थाट बनेगा, यानी जो थाट बनेगा पूरी राग की उत्पत्ति होगी वो 7 स्वरों से होगी। तो थाट बनाएंगे कम से कम 7 स्वर हैं 12 स्वरों में से। एक स्टेटमेंट ये है। दूसरा देखिएगा, प्रसिद्ध संगीता शास्त्री पंडित विष्णु नारायण भातखंडी के अनुसार 15 थाट है। थाट में बता चुका हूँ, थाट तो 10 है दोस्तों, 15 है नहीं, तो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। थाट से अंतत रागों की उत्पत्ति होती है, बिल्कुल, थाट हो गया, मेलकर्ता हो गया, इनसे रागों की तो उत्पत्ति होती है, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो भातखंडी के अनुसार 15 थाट नहीं है, 10 थाट है। 10 थाट कौन सी है जिससे रागों की आप उत्पत्ति बोल रहे हो? कल्याण थाट है, बिलावल थाट है, खमाज थाट, भैरव पूर्वी, मारवा, काफी, आसावरी, तोड़ी और भैरवी, ये आपके 10 थाट है। थाट में 7 स्वर
सारे गम प ध नि होने आवश्यक है। तो 7 स्वरों से थाट बनेगी, 10 थाट 72 मेल करता जिनसे रागों का निर्माण होता है। तो थाट कल्याण, बिलावल, खमाज, भैरव, पूर्वी, मारवा, काफी, आसावरी, तोड़ी और भैरवी है। अगला सवाल नंबर 6, हिंदुस्तानी संगीत की प्राचीनतम शैली धमार की विषय वस्तु में किस उत्सव का वर्णन है? तो हिंदुस्तानी संगीत की आपने ऊपर मैंने प्रमुख 10 शैलियाँ बताई, इसमें एक धमार भी थी। तो धमार की विषय वस्तु में होली का वर्णन मिलता है। किस उत्सव का? होली का। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? ध्रुपद है दोस्तों। और जो होली का वर्णन मिलता है वो आप धूमधाम से मनाते हो होली, तो धमार की विषय वस्तु में किसका वर्णन मिलता है? होली का मिलता है। हिंदुस्तानी संगीत में नाद के सबसे छोटे रूप को क्या कहा जाता है? तो नाद का सबसे छोटा रूप श्रुति कहा जाता है। जैसे कि आपने देखा स्वर भी आगे बंटे हुए होते हैं, वो श्रुति में होते हैं। तो नाद का ये सबसे छोटा रूप है। नाद यानी ध्वनि एक तरीके से। संगीत में प्रयुक्त होने वाली ध्वनि या फिर उपयोग में आने वाली ध्वनि को नाद कहा जाता है। ध्वनि किससे? स्वर से बनती है। तो स्वर के जो भाग हैं, 2-3 भाग होते हैं, उन्हीं भाग को श्रुति बोलते हैं। तो संगीत में प्रयुक्त होने वाली ध्वनि जो नाद है, और नाद का सबसे छोटा रूप, जैसे हमारे शरीर की सबसे छोटी कई कोशिका है ना, इसी प्रकार नाद की सबसे छोटा रूप है वो श्रुति है। ध्यान रखना, श्रुति नाद का सबसे छोटा रूप है। और नाद यानी ध्वनि एक तरीके से। हिंदुस्तानी संगीत के बारे में दिए गए कथनों में से कौन से सही है? तो एक और सवाल हिंदुस्तानी संगीत की कथन आधारित। क्रम में आरोही स्वरों के सेट को आरोह कहा जाता है, क्रम में अवरोही स्वरों के सेट को अवरोह कहा जाता है। नाम से स्पष्ट है, क्या ही बताएं। राग में सबसे महत्वपूर्ण स्वर स्वादी, भाई गलत दे रखा है। राग में सबसे महत्वपूर्ण स्वर होता है वादी। सेकेंड महत्वपूर्ण स्वादी जरूर होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वादी होता है। तो नाद आपके राग में सबसे महत्वपूर्ण स्वर आप देखेंगे तो राग में 4 प्रकार के स्वर होते हैं, वादी, स्वादी, अनुवादी, विवादी। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्वर की बात करें तो राग में सबसे महत्वपूर्ण स्वर वादी है। वादी, उसके बाद है स्वादी, सेकेंड महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कथन नंबर 3 गलत है। बाकी आरोह है, तो आरोह यानी बढ़ता है, अवरोह यानी घटता है। सा रे ग म, आरोही है, बढ़ रहे हो। और फिर सा नि ध प म ग, तो ये आप उल्टा आ रहे तो अवरोही सेट हो जाएगा स्वरों का, वो अवरोह है। तो यहाँ पर आपको बता दिया है ये जो 4 राग के प्रकार हैं, राग में 4 प्रकार, वादी, श्रवादी, अनुवादी, विवादी। इसमें एक प्रकार आप देख पा रहे हो विवादी। विवादी वैसे कोई प्रयोग नहीं होता है, स्वर राग में प्रयुक्त नहीं होता है ये विवादी। जो स्वर राग में प्रयुक्त नहीं होता है, राग में आता ही नहीं जो स्वर, वो विवादी होता है। कभी कभी जब गायक या बजाने वाला राग का स्वरूप स्थापित कर लेता है तो राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए विवादी स्वर का प्रयोग कर सकता है, मगर विवादी स्वर का बार बार प्रयोग राग का स्वरूप बिगाड़ देता है। तो प्रमुख 3 ये ही आपके स्वर रहेंगे राग में प्रयुक्त है, वादी, श्रवादी और अनुवादी। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी शैली 1 ताल, 3 ताल, झप ताल आदि में धीमी और तेज ताल की संगीत शैली है, जिसमें आलाप, बोल, तान और तान शामिल है? तो यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों ख्याल की। कौन सी शैली? ख्याल है। 1 ताल, 3 ताल, झप ताल आदि में धीमी और तेज ताल की संगीत शैली है, वो है ख्याल है। ठीक है, ख्याल का आगे और मैं इफेक्ट बताऊंगा, सवाल आएगा। कर्नाटक संगीत के संबंध में कौन से कथन है वो सत्य है? कर्नाटक संगीत के संबंध में आप देखो, स्वर से जुड़ा सूक्ष्म अलंकरण श्रुति कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर अलंकरण नहीं, श्रुति कोई अलंकरण थोड़ा ही है, तो ये तो गलत हो गया। नए रागों या अलंकरण का मतलब एक तरीके से आभूषण जो होता है ना, वही। नए रागों या धुनों को उत्पन्न करने की क्षमता वाले संगीत के पैमाने को मेल कहा जाता है। तो मैंने मेल का बता दिया, मेल करता हो गया, या फिर आपने ठाठ देखा, उनसे क्या रागों की उत्पत्ति होती है। मेल करता नंबर्स में 72, ठाठ आपने देखे 10। तो नए राग जो उत्पन्न होते हैं, धुन उत्पन्न होती है, वो मेल है, करेक्ट है। तारता का सबसे छोटा अंतराल जिसे प्रशिक्षित कान द्वारा पहचाना जा सकता है, गमक कहलाता है। तो यहाँ पर इन्होंने उल्टे दे दिए, 1 और 3 दोनों ही उल्टे हैं। स्वर से जुड़ा सूक्ष्म अलंकरण है वो दोस्तों गमक है। ठीक है, स्वर से जुड़ा गमक एक अलंकरण है, तो स्वर से जुड़ा सूक्ष्म अलंकरण गमक है। और तारता जो पिच है उसका सबसे छोटा अंतराल जिसे प्रशिक्षित कान द्वारा पहचाना जा सकता है, वो आपकी श्रुति है। तो यहाँ पर श्रुति और गमक दोनों ही उल्टे कर दिए। गमक अत्यंत सूक्ष्म अलंकरण है और श्रुति तारता जो पिच है उसका सबसे छोटा क्रम है, वो श्रुति है। अब आगे और फैक्ट बताऊंगा। श्रुति नंबर्स में 22 होते हैं, टोटल 22 श्रुति होते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर सवाल देखते हैं, संगीत समय की गति को लय के रूप में जाना जाता है। हिंदुस्तानी संगीत में लय कितने प्रकार की होती है? तो लय जो आप कहते हो टेम्पो, एक पूरा संगीत का एक ही लय में चल रहे हो, यानी कहने का मतलब एक ही स्पीड में चल रहे हो। तो संगीत समय की गति
समय की गति है एक फिक्स्ड, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। जब लय की गति धीमी रहती है, जैसे मैं लय की बात करूँ तो लय 3 प्रकार की होती है जो आपको सवाल में पूछा है। 3 में कौन सी? एक तो धीमी विलंबित लय है, एक मध्य लय है, एक द्रुत लय है। तो संगीत में समान गति या चाल को लय कहते हैं। एक समान गति से आप चल रहे हो, यदि आप उस समान गति में बिल्कुल धीमी गति में चल रहे हो तो विलंबित लय है। एक मीडियम गति से चल रहे हो तो वो मध्य लय है, और बिल्कुल तेज गति से आप गायन कर रहे हो तो द्रुत लय हो जाएगी। यानी एक मात्रा से दूसरी मात्रा और क्रमश इसी प्रकार दूसरी से तीसरी अन्य मात्राओं तक बजाने में जो समय लगता है एक मात्रा से दूसरी मात्रा, वो फिक्स्ड एक जो समय लय के रूप में आप उसे जानेंगे। और लय के 3 प्रकार, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। जो घड़ी की सेकंड की जो गति होती है उसकी आधी गति विलंबित मानी जाती है, सेकंड की लगभग दोगुनी गति को द्रुत माना जाता है, ठीक है, और सेकंड की मध्य है ये। जब स्वरों को उनकी निर्दिष्ट श्रुतियों पर रखा जाता है तो वे क्या कहलाते हैं? सबसे पहले श्रुति में बता चुका हूँ, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत वह छोटे से छोटा नाद जो कानों को स्पष्ट सुनाई दे। नाद का मतलब बताया मैंने ध्वनि। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में वह छोटी से छोटी ध्वनि जो आप नाद जो आप कानों को स्पष्ट सुनाई दे, छोटी से छोटी और कानों को स्पष्ट भी सुनाई देनी चाहिए, और उसे आप समझ सके। सुनाई देगी स्पष्ट तभी तो समझेंगे, स्पष्ट नहीं सुनाई देगी तो कैसे समझेंगे उस ध्वनि को? तो निरर्थक ध्वनि नहीं होनी चाहिए, उसको आप समझा जा सके, श्रुति कहलाएगी। तो यहाँ पर श्रुति हो गया स्पष्ट है, यानी सबसे छोटी से छोटी ध्वनि होगी जिसे आप समझ सके, सुन सके, वो है श्रुति, जिसकी नंबर्स होते हैं 22। श्रुति 22 होती है। इन्हें 7 स्वरों की उत्पत्ति होती है, इन्हीं से श्रुति से ही 7 स्वर बनते हैं। तो स्वरों के भाग में श्रुति आ जाती है, मैं बता चुका हूँ, और 22 नंबर्स में होती है श्रुति, और 7 स्वरों की उत्पत्ति श्रुति से होती है। श्रुति यानी ध्वनि का सबसे छोटा रूप है जिसे आप सुन सके, समझ सके। और यहाँ पर पूछा है, जब स्वरों को उनकी निर्दिष्ट श्रुतियों पर रखा जाता है, स्वर एकदम निर्दिष्ट श्रुतियों पर आएंगी तो स्वरों की उत्पत्ति होती है श्रुति से, और जब निर्दिष्ट श्रुति होंगी, स्पष्ट श्रुति आप कानों तक आएगी तो वो एक तरीके से शुद्ध स्वर है, वो कहलाएंगी। निर्दिष्ट श्रुतियों पर रखा जाएगा जब स्वरों को तो वो शुद्ध स्वर हो जाएंगे। विकल्प ए करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। शास्त्रीय कर्नाटक संगीत में अलंकारों की कुल संख्या कितनी है? अलंकार आपने ऊपर देखा, गमक अलंकार आपका एक सवाल आया था, गमक है वो सबसे सूक्ष्म अलंकार। तो अलंकारों की कुल संख्या कितनी होती है? 35 है। टोटल शास्त्रीय कर्नाटक संगीत में अलंकार होते हैं 35। कर्नाटक संगीत में ताल कितने होते हैं? 7 ताल होते हैं, 7 ताल होते हैं, और 35 अलंकार होते हैं कर्नाटक संगीत में। रागों के बारे में कौन सी कथन सत्य है? तो रागों के बारे में स्टेटमेंट देखो। पहला स्टेटमेंट, एक राग में मध्यम और पंचम को एक साथ हटाया जा सकता है, या फिर बोले तो एक राग में मध्यम और पंचम को एक साथ छोड़ा जा सकता है। बिल्कुल एक साथ नहीं छोड़ सकते, मध्यम और पंचम को एक साथ छोड़ना वर्जित है। तो पहला ही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। एक राग में आरोही और अवरोही स्वरों का एक विशिष्ट समूह होना चाहिए। एक राग में आरोही और अवरोही स्वरों का विशिष्ट समूह होता है। एक राग में वादी, स्वादी, अनुवादी स्वर होने चाहिए। एक विवादी भी था जो जरूरी नहीं, ये 3 तो जरूरी है। वादी जो सबसे महत्वपूर्ण, सेकंड महत्वपूर्ण स्वादी है, फिर अनुवादी है। हिंदुस्तानी संगीत प्रणाली में रागों को दिन के अलग अलग घंटों और अलग अलग मौसमों के लिए आवंटित किया गया। बिल्कुल अलग अलग समय के लिए अलग अलग राग हैं। तो यहाँ पर 2, 3, 4 तो करेक्ट है। एक वाला जो आपने देखा कि पंचम और मध्यम जो राग है उसका स्टेटमेंट ये है कि राग में मध्यम म और पंचम प दोनों को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। मतलब या तो म या फिर प को छोड़ा जा सकता है, दोनों को एक साथ नहीं। तो एक राग में मध्यम और पंचम को एक साथ छोड़ा जा सकता है, नहीं छोड़ा जा सकता, गलत स्टेटमेंट है। तो रागों से संबंधित ये सभी प्रमुख स्टेटमेंट आप देख सकते हो। रागों की उत्पत्ति ठाठ से होती है। ठाठ आपने देखा जो नंबर्स में 10 होती हैं जिनसे राग बनती है, मेलकर्ता है जिनसे राग बनती है। तो रागों की उत्पत्ति ठाठों से होती है। राग में षड्ज वर्जित नहीं होता है, जो सा स्वर है ना राग में वो वर्जित नहीं होता है। राग के अंतर्गत मध्यम तथा पंचम एक साथ वर्जित नहीं होते हैं, एक साथ वर्जित नहीं होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर रागों के अंतर्गत आरोही और अवरोही स्वरों का सुनिश्चित समुच्चय होना चाहिए, जो आपने स्टेटमेंट में भी देखा। राग में वादी, स्वादी और अनुवादी स्वर होने चाहिए, ये भी आपने देखा। और ये सभी एनसीईआरटी आधारित है, तो इसी से यहाँ पर सवाल लिए गए हैं। राग में कम से कम 5 स्वर होने चाहिए, ये नहीं था स्टेटमेंट, ध्यान रखो इंपॉर्टेंट है। राग में टोटल जो 7 स्वर रहते हैं ना, उनमें से कम, वैसे 12 रहते हैं, तो इनमें कम से कम राग में 5 स्वर होने अनिवार्य हैं। 1 या 2 स्वर वर्जित हो सकते हैं, लेकिन राग में 5 स्वर, कितने? 5 स्वर अनिवार्य हैं। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में रागों के लिए दिन के विभिन्न पहर और विभिन्न ऋतुएं निर्धारित हैं, ये भी फैक्ट आपका था। तो रागों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? संस्कृत धातु रिंज से मानी जाती है। रिंज से रागों की उत्पत्ति हुई है, और राग का उल्लेख सर्वप्रथम मतंगी जो
ब्रह्मद्वेषी है उसमें उपलब्ध रहता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना रूप है जो वर्तमान समय में भी प्रचलित है? तो सबसे पुराना हिंदुस्तानी संगीत की जो शैली है वो ध्रुपद है, वो बता चुका हूँ इससे पहले एक फैक्ट में। ध्रुपद सबसे पुरानी संगीत शैली है। अगला सवाल, एक राग में प्रयुक्त स्वरों की संख्या के अनुसार 3 प्रकार की जातियां होती हैं। राग जाति के उन प्रकारों में से एक राग जिसमें आरोह और अवरोह में 7 स्वर होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो 7 स्वर को संपूर्ण आप कहेंगे। तो राग में क्या होता है? संपूर्ण होता है, षाडव होता है, ओडव होता है। तो एक राग में प्रयुक्त स्वरों की संख्या के अनुसार 3 प्रकार की जातियां आपको मिलेगी, षाडव, ओडव, संपूर्ण। राग जाति के उन प्रकारों में से जिसमें आरोह और अवरोह में 7 स्वर होते हैं वो आपके संपूर्ण है, 7 स्वर होंगे वो संपूर्ण है। मैं बता दूं 5 स्वर, 6 स्वर और 7 स्वर पर आधारित ये राग रहती है। रागों में प्रयुक्त स्वरों की संख्या के आधार पर 3 प्रकार की जातियां में संपूर्ण में क्या होता है? आरोह और अवरोह में 7 स्वर होंगे। षाडव में क्या होगा? जिस राग में आरोह तथा अवरोह में 6 स्वर, छाडव यानी 6 नाम से स्पष्ट है, संपूर्ण यानी पूरे 7 है, ओडव यानी 5 है, आरोह अवरोह में 5 स्वर है, वो ओडव राग हो जाएगी। तो ये मुख्य जातियां, इनसे और संयोजन से अन्य 6 जातियां बन जाती हैं जैसे संपूर्ण षाडव राग बोलते हैं। तो संपूर्ण में 7 हैं, षाडव में 6 हैं, यानी जिस राग के आरोह में 7, आरोह में 7 और पहला आरोह दूसरा अवरोह और अवरोह में 6 होंगे तो वो संपूर्ण षाडव। और संपूर्ण ओडव जिस राग में आरोह में 7 और अवरोह में 5 होंगे वो संपूर्ण ओडव। षाडव संपूर्ण जिस राग में आरोह में 6 और अवरोह में 7 वो षाडव संपूर्ण। तो षाडव ओडव इस प्रकार आप देख सकते हो, ओडव संपूर्ण, ओडव षाडव, ये सभी हो जाएंगे। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर स्टेटमेंट देखो, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत न केवल प्राचीन हिंदू संगीत परंपराओं और वैदिक दर्शन से प्रभावित था बल्कि फारसी तत्वों से भी प्रभावित था। तो ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में हिंदू संगीत परंपरा और वैदिक दर्शन तो थे ही थे, साथ ही साथ ये प्रभावित हुआ है फारसी तत्वों से भी। इसकी उत्पत्ति यानी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति 10वीं और 11वीं शताब्दी के आसपास उत्तर भारत में हुई है। उत्तर भारत में तो हुई, लेकिन इसकी उत्पत्ति 12वीं शताब्दी में हुई है, न कि 10वीं 11वीं में। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति आपको याद रखना है 12वीं शताब्दी में। हिंदुस्तानी संगीत राग प्रणाली पर है, बिल्कुल है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत मुख्य रूप से स्वर केंद्रित है, बिल्कुल आपने 12 स्वर देखे हैं। तो इसकी उत्पत्ति यहाँ पर आपको 12वीं शताब्दी ध्यान रखना है। जिस स्वर का अपने स्थान पर लगातार या बार बार उच्चारण किया जाता है उससे किस वर्ण की उत्पत्ति होती है? तो यहाँ पर मैं वर्ण की बात करूं तो अवरोही वर्ण, आरोही वर्ण, स्थायी वर्ण, संचारी वर्ण, ये 4 वर्ण क्या बताते हैं? तो इनमें से स्थायी वर्ण जो आपको पूछा है, स्थायी वर्ण का मतलब जब कोई स्वर एक से अधिक बार उच्चारित किया जाए, बार बार आप उच्चारित कर रहे हो रे 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 ग ग ग ग म म म म म प प, तो ये जब बार बार स्वर को आप उच्चारित कर रहे हो एक स्वर को, तो अपने स्थान पर लगातार बार बार उच्चारित जिस स्वर को आप कर रहे हो तो वो आपका स्थायी वर्ण बन जाता है। आरोही वर्ण क्या होता? स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को, जैसे सा रे ग म प ध नि, ये चढ़ता हुआ आरोही वर्ण। अवरोही में उतरता हुआ नी ध प म ग रे सा, उल्टा अवरोही है। एक है संचारी, संचारी में सब कुछ मिक्स है, आरोही अवरोही स्थायी, इन तीनों का मिक्सर हो गया। जैसे आप शुरुआत बोल देंगे सा रे ग म प ध ध ध नी नी नी, इस प्रकार सा रे रे ग ग म म, तो आरोही भी हो रहा है, साथ साथ आप इसको स्थायी भी लगातार रिपीट भी कर रहे हो, अवरोही भी कहीं कहीं बीच में लेके आ रहे हो, तो वो मिक्स मसाला हो जाएगा संचारी वर्ण में। और बाकी यहाँ पर एनसीईआरटी के लास्ट में कुछ फैक्ट थे, परिभाषा पर मैं यहाँ पर आपको इंक्लूड करके बता रहा हूँ। राग क्या होती है? स्वर और वर्ण से विभूषित नियमबद्ध रचना जो मनुष्य के मन का रंजन करे, राग कहलाती है। स्वर और वर्ण से जो विभूषित होती है नियमबद्ध तरीके से, जो आपके मन को रंजित कर दे। चढ़ते हुए क्रम के स्वरों का समुच्चय आरोह और उतरते हुए का अवरोह है। एक पकड़ का भी रहता है परिभाषा, प्रत्येक राग के लिए निजी रूप से स्वरों का एक सुनिश्चित अनुक्रम पकड़ कहलाता है। प्रत्येक राग है ना, अलग अलग प्रकार के आपने राग देखी, तो प्रत्येक राग के लिए निजी रूप से स्वरों का एक निश्चित अनुक्रम है। स्वरों का जो अनुक्रम है अलग अलग राग के लिए अलग अलग अनुक्रम है। कहीं पर रे ग म आ गया तो एक अनुक्रम बन गया स्वरों का, जो एक पकड़ बन जाती है एक राग के लिए, वो एक पकड़ का काम करते हैं। जो कोडिंग रहता है उसी प्रकार पकड़ एक राग के लिए अलग अलग पकड़ होती है। राग का सबसे प्रमुख स्वर वादी स्वर कहलाता है, बिल्कुल हो चुका है। और उसके बाद स्वादी होगा। वादी और स्वादी स्वरों के अतिरिक्त राग के अन्य सभी स्वर अनुवादी कहलाते हैं।
नेक्स्ट वाला है, सप्तक में प्रयुक्त होने वाली ध्वनि सामान्य ध्वनि से दोगुनी धीमी होती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे दोस्तों मंद्र सप्तक बोलेंगे आप। सप्तक में प्रयुक्त होने वाली ध्वनि सामान्य ध्वनि से जब दोगुनी धीमी होती है तो मंद्र हो जाएगा। तो यहाँ पर सप्तक यानी सारे गम पधनी की बात हो रही है। मंद्र सप्तक स्वर होते हैं वो हृदय से, मंद्र यानी धीमे जो हृदय से आएंगे, बिल्कुल नीचे से हृदय से, और उसके बीच में मध्य स्वर आएंगे वो कंठ से आ जाएंगे, ठीक है। और कंठ से ऊपर आएंगे तार सप्तक जो मूर्धा से निकलते हैं। तो हृदय से शुरुआत होती मंद्र, हृदय से ध्वनि आएगी बाहर तो बिल्कुल धीमी हो गई ना, तो मंद्र है। और मीडियम मध्य आएगी तो वो कंठ से है, और इससे ऊपर मूर्धा से आएगी तो वो तार सप्तक के अंतर्गत आ जाएगी। तो जो ध्वनि सामान्य ध्वनि यानी जो ध्वनि मध्य स्वर वाली ध्वनि है ना, सामान्य ध्वनि से दोगुनी धीमी होती है, मतलब वो हृदय से निकल रही है, वो मंद्र सप्तक की ध्वनि है। मंद्र सप्तक जो सप्तक मध्य सप्तक से दोगुनी नीचे ध्वनि के प्रयुक्त किया जाता है। मंद्र सप्तक स्वर की नीचे बिंदी लगाई जाती है, तो बता चुका हूँ मंद्र में नीचे लगाई जाती है, मध्य में कोई चिन्ह नहीं है, तार में ऊपर डॉट लगाया जाता है। अति तार था, अति मंद्र था जिसमें दो दो डॉट थे। मध्य सप्तक की ध्वनि मंद्र सप्तक से दोगुनी होती है। मध्य सप्तक में स्वर के नीचे या ऊपर कोई भी चिन्ह नहीं होता, और तार सप्तक होता है ना, तार तो ऊपर आपकी मूर्धा से आ रहा है, तो मध्य सप्तक से ऊंचा गायन के लिए तार सप्तक के स्वरों का उपयोग करते हैं। और इस सप्तक के स्वरों की ध्वनि मंद्र सप्तक से तो तार की चौगुनी होती है और मध्य से दोगुनी होती है, ठीक है। और तार सप्तक में ऊपर डॉट लगाया जाता है स्वर के ऊपर। हिंदुस्तानी संगीत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर हिंदुस्तानी संगीत राग प्रणाली पर आधारित है, बिल्कुल राग प्रणाली पर है। और राग का रूप स्वरों के आरोहण और अवरोहण की विशेष रचना से निर्धारित होता है, जो कि अनिवार्य रूप से रैखिक होती है। तो राग का रूप स्वरों के आरोहण और अवरोहण के एक समुच्चय से होता है, तो ये रैखिक वाला नहीं होगा, तो दूसरा गलत है। हिंदुस्तानी संगीत राग प्रणाली पर आधारित है, केवल एक सही है। निम्नलिखित में से कौन से सही या गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सही गलत कौन से हैं। तराना ऐसे गीत हैं जिसका उपयोग खुशी की भावना व्यक्त करने के लिए और सामान्यतः एक संगीत कार्यक्रम की शुरुआत में किया जाता है। तराना शैली है, ठुमरी शैली है, ख्याल शैली है, टप्पा शैली, ये आपने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैलियाँ सवाल नंबर 1 में ही बताया था। जिसमें जो तराना शैली है उसकी यहाँ पर परिभाषा ये कर रहा है, लेकिन ये गलत है, ये याद मत रखना, क्योंकि तराना शैली की ये 2 सवाल में आ चुका है सेम स्टेटमेंट, तो ये गलत स्टेटमेंट है। ठुमरी का करेक्ट है। ठुमरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक अनौपचारिक मुखर रूप है जो, और ऐसा कहा जाता है कि इसकी शुरुआत है अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से हुई है। ठुमरी की शुरुआत अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से हुई, जो कि करेक्ट स्टेटमेंट है। तो कुछ शैलियों पर बल देते हैं, जैसे तराना। तराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आने वाली एक गायन शैली है। तराना के बादशाह, सवाल पूछा हुआ है एसएससी में अलग से कि तराना के राजा या फिर तराना के बादशाह किसे कहा जाता है, तो पंडित रतन मोहन शर्मा याद रखिएगा। तराना रतन, ठीक है, त लगा दो बीच में, तराना, तो इसका रतन ये कर सकते हो ना इस प्रकार स्विच, रतन, तो रतन है, रतन मोहन शर्मा है तराना की बादशाह, या फिर तराना के राजा है रतन मोहन शर्मा। तराना में तीव्र गति से गाए जाने वाले कई निरर्थक शब्द एक तरीके से प्रयोग होते हैं तराना में, और लयबद्ध विषय बनाने पर केंद्रित रहते हैं, तो तीव्र गति से गाए आने वाले तराना हो जाएगा, नाम से स्पष्ट है तीव्र तराना। अब एक ठुमरी शैली भी है। ठुमरी मिश्रित रागों पर आधारित रहती हैं, इसे अर्धशास्त्रीय भारतीय संगीत माना जाता है। ठुमरी के प्रसिद्ध गायक है बेगम अख्तर। ठुमरी भक्ति आंदोलन से अधिक प्रेरित है, और इसमें कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम को दर्शाया गया है भक्ति आंदोलन में। ठुमरी अर्थशास्त्रीय भारतीय संगीत है जिसमें मिश्रित राग प्रयुक्त होते हैं। इसके प्रसिद्ध गायक है बेगम अख्तर। ठुमरी के 2 प्रमुख प्रकार हैं, पूर्वी ठुमरी, पंजाबी ठुमरी, ठीक है, पूर्वी और पंजाबी ठुमरी। शैली की बात कर रहे हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, तो ख्याल का बात न करें, ये हो ही नहीं सकता। इसका उद्भव, ख्याल का उद्भव का श्रेय जाता है अमीर खुसरो को। सबसे प्राचीन है ना शैली ख्याल, सबसे प्राचीन ध्रुपद है, ख्याल नहीं। तो ख्याल के उद्भव का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। और ख्याल की बात करें तो 2 इसके प्रमुख प्रकार है, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल। बड़ा ख्याल में धीमी गति में गाया जाता है, और छोटा ख्याल में तेज़ गति में गाया जाना, और छोटे समय में कंप्लीट हो जाए, तेज़ गति से गाएंगे। ख्याल में तान का उपयोग किया जाता है। ख्याल के सबसे बड़े संरक्षक माने गए हैं सुल्तान मोहम्मद शर्की, ख्याल के संरक्षक हैं। ख्याल रचना को बंदिश भी कहा जाता है। ख्याल 2 से लेकर 8 पंक्ति, अधिकतम 8 पंक्तियों वाले लघु गीत तक होते हैं। 4 से 8 भी मिल जाएंगे कहीं कहीं, 2 से 8। तो ख्याल 2 से 8, 4 से 8 पंक्तियों वाले लघु गीत, 2 से लगभग 8 लघु गीत के रंग पटल पर आधारित रहते हैं। संरक्षक यहाँ पर सुल्तान मोहम्मद शर्की है ख्याल के। और 2 प्रमुख, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, तान का उपयोग होता है। नेक्स्ट वाला, जब स्वरों का उच्चारण अवरोही क्रम में किया जाए, उल्टे क्रम में सानी ध प म ग रे,
तो इसे किस रूप में जाना जाएगा? तो अवरोही हो जाएगा, ये बता चुका हूँ। संचारी में बार बार संचारी में सारे रिपीट क्या मिक्स हो जाएंगे, आरोही अवरोही स्थाई। स्थाई में क्या होगा, कोई भी स्वर आप रिपीट कर रहे हो, रे 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 रे, इस प्रकार, ठीक है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विभिन्न रूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो तराना वाला फिर स्टेटमेंट आया जो कि गलत है, ये वाला। ठुमरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक अनौपचारिक स्वर रूप है और कहा जाता है कि इसकी शुरुआत है अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में हुई है। तो दो स्टेटमेंट सेम आ चुके हैं, दो और इस बार में ऐड हुए हैं। तो शाह वाजिद अली शाह के दरबार में ठुमरी की शुरुआत हुई है, अवध के नवाब हैं जो। ख्याल में एक गीत की लगभग ख्याल में 4 से 8 पंक्तियाँ यहाँ पर होती हैं जिनको किसी धुन में गाया जाता है। ख्याल को कलाकार इन कुछ पंक्तियों का उपयोग आशु रचना के लिए आधार के रूप में करते हैं। तो 4 से 8 पंक्तियाँ ये भी करेक्ट है। गायन की ध्रुपद शैली पारंपरिक रूप से पुरुषों द्वारा तानपुरा और पखावज के साथ पेश की जाती है। ये प्रमुख वाद्य यंत्र है जो गायन की ध्रुपद शैली इसके साथ में गाई जाती है। ध्रुपद शैली को तानपुरा और पखावज के साथ में सबसे प्राचीन शैली। तो ठुमरी के घराने की बात करें तो मुख्य घराने ठुमरी की बनारस और लखनऊ है। ठुमरी गायन में प्रसिद्ध स्वर दिया गया है, बेगम अख्तर का स्वर है। इन ठुमरी के प्रसिद्ध गायक है बेगम अख्तर, प्रमुख बनारस और लखनऊ घराने हैं। नेक्स्ट वाला है हिंदुस्तानी संगीत में ताल के तत्वों के बारे में दिए गए कथनों में से सही क्या है? तो ये दो स्टेटमेंट देखो, ताल के तत्व। किसी दिए गए ताल के पूर्ण चक्र को आवर्तन कहा जाता है और इसे एक से अधिक बार दोहराया जा सकता है। एक आवर्तन, पूर्ण चक्र, 1 से 2 3 चक्र ऐसे लगा सकते हो। तो दिए गए ताल के पूर्ण चक्र को आप आवर्तन कहेंगे। ताल की वह इकाई जो संगीत समय म्यूजिकल टाइम की माप को इंगित करती है, कितना टाइम लगेगा, वो मात्रा है। जो आपने लय देखा ना, एक गति, एक मात्रा से दूसरी मात्रा का समय, तो मात्रा होती है जो एक टाइम को बताती है। ताल की वह इकाई जो संगीत समय की माप को इंगित करती है, मात्रा कहलाती है। यानी उस मात्रा तक आपको वो एक लय में गाना होगा। बोल या ताल के शब्दों का पूरा समूह लय का गठन करता है, जो कि गलत स्टेटमेंट है। बोल या ताल के शब्दों का समूह लय का गठन नहीं करता है। अब ताल के यहाँ पर तत्वों की बात हो रही थी सवाल में कि ताल के तत्वों के बारे में कथन कौन से? ताल के तत्व बता देता हूँ मैं। तो ये एनसीईआरटी में दिए गए। ताल के आधुनिक तत्व आप देखेंगे तो ताल के आधुनिक तत्व, प्राचीन काल में ताल के 10 तत्व होते थे। प्राचीन काल में तो काल, मार्ग, क्रिया, अंग, ग्रह, जाति, कला, लय, यति, ये सभी प्रस्तार वगैरह ताल के तत्व होते थे। ताल के आधुनिक तत्वों में आपके आवर्तन, जो आप सवाल में ऑलरेडी मेंशन है। मात्रा आधुनिक तत्व है ताल का। लय ताल का ही तत्व है। बोल, ठेका, विभाग, सम, खाली, ताली, ये सभी ताल के तत्व हैं। तो इनके बारे में जान लेते हैं, इनकी क्या परिभाषा है ताल के तत्वों की, क्योंकि डेफिनेशन से कथन आधारित सवाल पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ पर ताल के तत्व आवर्तन की बात हो रही, तो आवर्तन होता है प्रस्तुत ताल का संपूर्ण चक्कर। सवाल में मेंशन है स्टेटमेंट में कि ताल का संपूर्ण चक्कर आवर्तन कहलाता है। इसकी पुनरावृत्ति 1 से अधिक बार हो सकती है इस चक्र की। मात्रा भी ताल का तत्व है। मात्रा ताल की वह इकाई जो सांगीतिक समय के माप का निर्देश करें। तो ये भी स्टेटमेंट आ चुका है। जो एक म्यूजिकल टाइम को बताएं वो मात्रा होगी। विभिन्न तालों में मात्रा की संख्या समान संभव हो सकती है। अलग अलग तालों में मात्राओं की संख्या समान हो सकती है। उदाहरण के लिए चौताल तथा एकताल दोनों में ही 12 मात्राएं हैं और चौताल का प्रयोग ध्रुपद में पखावज पर तथा एकताल का प्रयोग ख्याल में तबले पर किया जाता है। अब यहाँ पर लय भी एक ताल का आधुनिक तत्व है। लय सांगीतिक समय की गति या रफ्तार को लय कहा जाता है। जो आपने मात्रा के समय एक से दूसरी मात्रा के बीच में जो एक फिक्स्ड गति है, रफ्तार है, वो लय है। पहले भी बता चुका हूँ इसी वीडियो में। लय 3 प्रकार की होती है, विलंबित लय, मध्य लय, द्रुत लय, ये सभी बता चुका हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर ताल के तत्व देखेंगे तो बोल भी ताल का तत्व है। ताल बजाते समय उत्पन्न ध्वनि को दर्शाने वाले शब्दों को बोल कहा जाता है। ये निरर्थक अक्षर होते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं हो। धा, धी, त्रिकिट इत्यादि ये बिना अर्थ के अक्षर होते हैं जो ताल बजाते समय उत्पन्न ध्वनि को दर्शाने वाले शब्द होते हैं। प्राचीन समय में इसके लिए पाटाक्षर कहा जाता था, बोल को पाटाक्षर। ठेका क्या होता है? बोलों तथा ताल के शब्दों के संपूर्ण समूह से ठेका बनता है, जो कि सवाल का स्टेट नंबर 3 है स्टेटमेंट कि बोल या ताल के शब्दों का पूरा समूह लय का गठन करता है। लय का नहीं करता है, ठेका का करता है। भाई ठेके पे जाएंगे तो बोलेंगे आप बहुत जोर से। तो बोल या ताल के शब्दों का पूरा समूह, ठेके पर तो ग्रुप मिल जाएगा आपको। तो बोल या ताल के समूह का पूरा ग्रुप है एक तरीके से, जैसे आप बोलेंगे ठेका। तो ये हो गया आपका ठेका।
विभाग क्या होता है, ताल का ठेका विभिन्न खंडों में विभाजित होता है। जो ठेका देख लिया, ठेके पर भी अलग अलग लोगों के ग्रुप हो जाएंगे, तो वहाँ पर विभाग बना दिया इन्होंने। ताल का ठेका विभिन्न खंडों में विभाजित होता है जिन्हें विभाग कहते हैं। 16 मात्रा, ये तुम्हें एज ए दिमाग में फिट करने के लिए उदाहरण बता रहा हूँ, बाकी ठेका का मतलब वो मत समझना, म्यूजिक में अलग है। 16 मात्रा युक्त 3 ताल में 4 विभाग होते हैं। तो यहाँ पर विभाग की बात हो रही है। जो 16 मात्रा युक्त 3 ताल है ना, उसमें 4 विभाग होंगे। 7 मात्रा से युक्त रूपक में 3 विभाग होते हैं। सम भी ताल का तत्व है। सम क्या है, ताल की वह प्रारंभिक मात्रा जिस पर संपूर्ण गति क्रम का बल दिया जाता है, वो सम है। खाली ताल की वह मात्रा जो गति क्रम के चक्र को संतुलित करने है तो सम के प्रतितुल्य का काम करती है, खाली हो जाएगी। जिस खाली को 0 से इंगित करते हैं, सम को x से इंगित करते हैं। ताली क्या है, ताल की वह मात्रा जो आघात के स्थान का संकेत करती है, ताली कहलाती है। जहाँ पर आप आघात कर रहे हो, किसी चीज़ पर कंपन हो रहा है, आघात हो रहा है, उसका स्थान है वो संकेत करेगी ताली। नेक्स्ट वाले, हिंदुस्तानी संगीत में नाद के बारे में दिए गए कथनों में से कौन से सही है। नाद 2 प्रकार की होती हैं, आहत और अनाहत नाद। आहत नाद 2 वस्तुओं के घर्षण आघात से प्राप्त होती हैं। 2 वस्तुओं के टकराने से, घर्षण से, आघात करने से आपको आहत नाद मिलेगी। और अनाहत नाद है बिना आघात से, ऐसे ही सर्वव्यापी रहेगी अनाहत नाद। तारता, तीव्रता और ध्वनि स्वरूप आहत नाद की 3 विशेषताएं हैं। जो चीज़ों वस्तुओं में आप घर्षण करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, उनका तारता, तीव्रता, ध्वनि स्वरूप अलग अलग रहेगा। अलग अलग आप चीज़ों पर घर्षण कंपन कर रहे हो, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये आहत नाद का होगा। अनाहत में तो होता ही नहीं इस टाइप से घर्षण, वो सर्वव्यापी है, हमेशा मौजूद रहती है। जैसे कि अगला बाकी आप देख सकते हो, संगीत में उपयोग में आने वाली प्रयुक्त होने वाली ध्वनि को नाद कहते हैं। नाद क्या होती है, संगीत में प्रयुक्त होने वाली ध्वनि। अनाहत नाद जो केवल अनुभव से जाना जाता है, जिसके उत्पन्न होने पर कोई खास कारण नहीं होता है। अनुभव से, जैसे कि आप कभी कभार करते हो ना, दोनों कानों के हाथ से आप कवर कर दीजिए, कानों को हाथ से ढकेंगे, बिल्कुल जोर बल लगाएंगे तो आपको अलग ही एक ध्वनि सुनाई देगी, वो अनाहत नाद है। नेक्स्ट सवाल, और नाद होता क्या, नाद ध्वनि तो है। नेक्स्ट सवाल, ध्रुपद और धमार दोनों गायन शैलियों के लिए कौन सा ताल वाद्य संगत के रूप में बजाया जाता है। ध्रुपद और धमार के लिए पखावज, तबले की उत्पत्ति पखावज से हुई है। ठीक है, पखावज से, पखावज ढोलक नुमा होता है और बीच में से कट गया तो 2 अलग अलग तबले बन गए, तो पखावज होता है ये, जिसमें ध्रुपद और धमार शैली। भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करने वाला अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मंडल कहाँ स्थित है। अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मंडल मुंबई में है। उस्ताद अलादिया खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने के संस्थापक हैं। जयपुर घराने के हैं दोस्तों। कर्नाटक संगीत अपने योगदान के लिए चेन्नई को कब यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो कर्नाटक संगीत में अपने योगदान के लिए चेन्नई को 2017 में, कब, चेन्नई को 2017 में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया। अब आप देख सकते हो यूनेस्को के जो रचनात्मक सिटीज़ नेटवर्क है उसमें 5 भारतीय सिटीज़ हैं। जैसे कि सबसे पहले 2015 में जयपुर क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स को किया गया। वाराणसी सिटी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, वाराणसी जो क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक के लिए 2015 में ऐड हुई है। चेन्नई को क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक के लिए 2017 में, मुंबई को फिल्म के रूप में 2019 में, हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी के लिए 2019 में, श्रीनगर को 2021 में ऐड किया गया है। तो यहाँ पर इस टाइप से और लेटेस्ट हो गया, 6 सिटी हो गई। शहर को शिल्प और लोक कला के क्षेत्र में, क्राफ्ट्स और फोक आर्ट्स में जयपुर को किया गया, सेकेंड यहाँ पर श्रीनगर को किया गया, तो ये 6 सिटी हो गई। तो इस प्रकार आपने देखे 29 सवाल जो कि क्लासिकल शास्त्रीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और कर्नाटक संगीत पर आधारित है, और उसके भी अलग अलग ताल क्या है, बिल्कुल म्यूजिक पर आधारित सवाल, जहां आपको बुक्स में देखने को ज़्यादातर नहीं मिलते हैं, जो आप गाइड बुक लेके आते हो। तो इस टाइप से कंटेंट पीडीएफ फाइल में आप प्रिंट निकाल दो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल जो न्यू कैंडिडेट ज्वाइन कर लेना, जल्दी वहाँ पर पीडीएफ फाइल अवेलेबल हो जाएगी। सभी एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी इसी HCM एग्जाम में म्यूजिक से अलग से सवाल भी पूछे गए हैं, जैसे कि नातुपुरा पाडलगल किस राज्य का प्राचीन लोक संगीत है, तो ये भी इसमें इंक्लूड कर दूंगा पीडीएफ में, तो वो ज्वाइन कर लेना। और बाकी न्यू कैंडिडेट है, टेक्स्ट बुक से टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, अभी ऑफर चल रहा है, आज ही TTG के कूपन कोड यूज़ करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट से ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद।